हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं और आज हम एक न्यू रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज रिवीजन सीरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये वो सब्जेक्ट है जिसको सब लाइटली लेके छोड़ देते हैं। ये सोचते हैं कि भाई 5 ही चैप्टर हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में परेशान करते हैं। ठीक है, तो हम इसको फटाफट से कवर करते हैं। ये आपके लिए सी इंटर के लिए रेलिवेंट रहने वाला है, चाहे आप मई 26 अटेम्प्ट दे रहे हो, सितंबर 26 दे रहे हो, या फिर उसके बाद का कोई भी अटेम्प्ट दे रहे हो। ठीक है, तो चलो अभी फटाफट से अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ आपको रिवीजन करनी कैसे। आपको बस ये वीडियो देखनी है और इसके आगे के चैप्टर्स की मैं अपलोड करती जाऊंगी। आपको बस वो वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है, रिपीटेड मोड पे देखना है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो मेरा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और चीज, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में मैं बहुत अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करने वाली हूँ अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्योंकि वो आपके बीच बीच में जैसे जैसे टॉपिक आएगा, जहां जहां पे मेरे को याद आती जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलो चैप्टर 1 का हम एक बर्ड आई व्यू लेते हैं कि हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग, नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, स्ट्रेटेजी क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। फिर स्ट्रेटेजिक इंटेंट, थोड़ा सा न्यू वर्ड लग रहा है ना, आगे देखेंगे क्या होता है। और स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। चलो, और हाँ एक और चीज आपको पता है यार, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको थोड़ा सा क्रैम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन सी चीज आपको याद करनी है, कौन सी चीज आपको बस समझ के छोड़ देनी है। जैसे कि ये वाला टॉपिक है, इस पे आप लिख लो अपना जस्ट रीड। ठीक है, जस्ट रीड का मतलब क्या है, एक बार ही समझा, रीडिंग ली, एक दो कीवर्ड समझ लिए और बस, उसको याद करने की नीड नहीं है। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन। इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, काम कराने का तरीका है। टू मेक थिंग्स हैपन, टू गेन कमांड ऑफ ए फिनोमेना, जो भी चीज चल रही है उस पर अपनी कमांड रखना इज मैनेजमेंट। टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर। द टर्म इज ऑफन यूज्ड। दो वेज में हमारा मैनेजमेंट वर्ड यूज होता है, आप खुद से बताना। कभी आपने सुना है कि उस होटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उस इवेंट का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, या उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है? सुना होगा ऑब्वियसली। तो उस मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन, जो भी वहां के मैनेजर्स है, जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। तो एज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, जिनका मेन काम होता है उसको मैनेज करना। ये दूसरी डेफिनेशन होती है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। इंटर रिलेटेड फंक्शंस तो आपने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़े, नहीं भी पढ़े तो मैं बता देती हूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। चीजों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, लोगों को डायरेक्ट करना, काम कैसे करना है, स्टाफिंग, एम्प्लॉयज हायर करना, एंड कंट्रोल करना कि काम हमारी डिजायरेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग, डिजायरेबल चीजों के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड प्रोसेस कैरिड आउट बाय मैनेजमेंट इफ एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज मैनेजमेंट। The strategic management process is the set of activities that firm managers undertake to put their firm in best possible position to compete successfully in the marketplace. तो यहां तक हमें क्या समझ आया, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक इन्फ्लुएंसर प्रोसेस होता है टू मेक द थिंग्स हैपन। दो डेफिनेशंस होती है, पहला तो की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, की इंचार्ज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है कि उन्हीं चीजों को ऐसे मैनेज करना कि हमारी जो फर्म है बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में आ जाए, कॉम्पिटिटर से आगे आ जाए। ठीक है, इसको आपको लिखना है जस्ट रीड, समझ लो, दो चार कीवर्ड्स लर्न कर लो, दैट्स इट। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, अगेन जस्ट रीड, इसको समझना देखो अच्छे से, अगर आ गया तो आप लिख पाओगे। We may define the term strategy as a long range blueprint. अच्छा वर्ड है, long range blueprint. लंबा सोचने वाला, एक लंबे टाइम के लिए एक मैप बना लिया, रोड मैप बना लिया, एक नक्शा बना लिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, कि हमें कैसा बनना है, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, किस डायरेक्शन में जाना है और अल्टीमेटली क्या अचीव करना है। दैट इज व्हाट इट वांट्स टू बी, what it wants to do, and how it wants to do things, and where it wants to go. This is your concept of strategy. Strategy is consciously considered and flexibly designed. इसमें आपको यही वर्ड याद करना है, बस रेड वाले। ये मैंने आपके लिए ना नोट्स बहुत लाइट कर रखे हैं कि आपको बस क्या करना है, ये रेड रेड वाले पार्ट्स को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। और इसमें आपका 100% ICI का स्टडी मटेरियल कवर्ड है, मतलब बुक उठा के एक नोट्स मैच भी करके देखूंगा ना, आपको 100% कवरेज मिलेगा। बस क्या हो गया, उन चीजों को पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ले दिया है और अननेसेसरी चीजें हटा दी।
तो कॉन्शियसली कंसीडर्ड है, फ्लेक्सिबली डिजाइंड है। कॉन्शियसली कंसीडर्ड, मेरे को एक बात बताओ, क्या हम कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं, हाँ आज उठे सोचा ओ अच्छा आज मोबाइल फोन्स बनाने का मन है, ये बना लेते हैं। कल उठे कल हमारा क्लोथ्स बनाने का मन है, वो बना लेते हैं। आज हमने सोचा 10,000 यूनिट्स बनानी है, कल हम सोच रहे हैं 1 लाख यूनिट्स बनानी है। कैसे काम चलता है? नहीं ना। स्ट्रेटेजी को कॉन्शियसली बनाया जाता है, पूरा सोच समझ के प्लानिंग के साथ बनाया जाता है, फ्लेक्सिबली डिजाइन करके बनाया जाता है। मेरे को एक चीज बताओ, अगर कोई कंपनी है जो क्या बना रही है, आपके कीपैड फोन्स बना रही है, आपको याद है बहुत फेमस कंपनी थी जो कीपैड फोन्स बनाती थी, अभी मार्केट में नहीं है, याद करो कौन सी है, कमेंट्स में बताना मेरे को कौन सी कंपनी की बात हो रही है। एक कंपनी कीपैड फोन्स बनाती थी, उसके बाद सीधा आगे स्मार्टफोन्स, ठीक है। अब सपोज ये कीपैड फोन्स वाली कंपनी ने स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि इस साल मेरे को 1 लाख यूनिट्स बनानी है, बट अभी एकदम से आगे स्मार्टफोन्स और लोगों की डिमांड होगी स्मार्टफोन्स पे शिफ्ट, तो क्या इनको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। और नहीं करी तो जो उस कंपनी के साथ हुआ था वो ही आपके साथ हो जाएगा, आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबली डिजाइंड होनी चाहिए। स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन टू मोबिलाइज रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाए, टू डायरेक्ट ह्यूमन एफर्ट्स, एम्प्लॉइज को अपना डायरेक्शन दे पाए, एंड बिहेवियर टू हैंडल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम, to perceive and utilize opportunities, and to meet challenges and threat for corporate survival and success. फिर एक क्वेश्चन आता है, is strategy substitute for sound, alert and responsible management? देखो ये हल्का सा इंपॉर्टेंट है। मेरे को एक चीज बताना, अगर हमने अपने एम्प्लॉइज को एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बना के दे दी, हमने उन्हें बोला आपको 9 AM रिपोर्ट करना है, 5 PM आपका ऑफ हो जाएगा, आपको पर मंथ 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करके देनी है, ठीक है। हमने उनको ये स्ट्रेटेजी बना के दे दी, हमें अपने अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी भी लग रही है, बट क्या बिना सुपरविजन वो ये फॉलो कर लेंगे? नो। एक बंदा कर लेगा, 2 कर लेंगे, जरूरी नहीं है ना सब करे, लेकिन आउटपुट तो सबसे चाहिए। तो हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजी कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती साउंड, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का। It must be recognized that strategy can never be perfect, flawless and optimal. Strategy कभी perfect ही नहीं हो सकती, flawless ही नहीं हो सकती। हो सकता है एकदम से हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, एम्प्लॉइज का बिहेवियर चेंज हो जाए, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसको इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन में चेंजेस आएंगे। तो स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। इन 4 पॉइंट्स को आपको 3-4 बार रीड करना, वीडियो को पॉज करना, 3-4 बार रीड करना, फिर से बैक जाके फिर से प्ले करना, फिर से रीड करना। It is in the very nature of strategy that it is flexible and pragmatic to take care of sudden emergencies, pressures and avoid failures and frustrations. स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हमने ऊपर पढ़ा, और प्रेगमेटिक होनी चाहिए। प्रेगमेटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आपने देखो जैसे MBA की बुक्स पढ़ी, सपोज SM की बुक्स पढ़ी, या कोई भी बिजनेस आइडियोलॉजीज पढ़ी, बिजनेस प्रिंसिपल्स पढ़े, क्या जरूरी है वो हर सिचुएशन में अप्लाई होंगे? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एम्प्लॉय को सैलरी कब पे करनी जब वो काम कर रहा है, लेकिन कोविड आया, लॉकडाउन लग गया, तब आपको एम्प्लॉयज को सैलरी पे करना है, ह्यूमन नेचर पे करनी चाहिए थी। इमोशनल कंटेंट से हम देखे तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर चीज प्रेगमेटिक, वो हर चीज फिक्स वे में नहीं चल सकती। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रेगमेटिक इन नेचर, मतलब बिजनेस प्रिंसिपल, बिजनेस आइडियोलॉजी से हटके होनी चाहिए। In a sound strategy, allowances are made for possible miscalculations and unanticipated events. अगर कोई भी मिसकैलकुलेशन होगी, मैंने सोचा था 10,000 यूनिट्स बना लेंगे, बट एक यूनिट बनाने में बहुत ज्यादा देर लग रही है, मेरे को लगा था एक यूनिट 4 घंटे में बन जाएगी, बन रही है वो 5 घंटे में, 6 घंटे में। मिसकैलकुलेशन हो सकता है ना, तो हमें उसके लिए क्या बना के रखने चाहिए? अलाउंसेस। जैसे आप लोग अपना स्टडी का टाइम टेबल बनाते हो, तो आप 2-3 दिन बफर रखते हो ना। अगर आपने सोचा मेरे को 30 डेज में फर्स्ट रिवीजन करनी है, तो अराउंड आप अपना जब इसको डेज में एलोकेट करोगे तो 27-28 डेज में करके 1-2 दिन बफर रखते हो। बफर मतलब होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रखना, पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस और अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। समझ आया? अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें बहुत केस स्टडीज आती है। स्ट्रेटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। ये क्या कहते हैं कि जो भी स्ट्रेटेजी होती है पार्टली प्रोएक्टिव होती है, पार्टली रिएक्टिव होती है। मतलब प्रोएक्टिव, प्रो वर्ड से याद रखना, प्रो मतलब एडवांस्ड लेवल एक्टिव। कोई चीज अभी हो ही नहीं है, उसके लिए हमने पहले ही सेफ्टी कर ली है ना। जैसे कि आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में वायरस नहीं आया, आपने पहले ही एंटीवायरस डलवा के रखा है।
आपके घर में चोरी नहीं हुई है, आपने पहले ही सीसीटीवी लगवा के रखा है। आप बिजनेस में एनवायरमेंट को पहले ही एनालाइज करके रखते हो, पहले ही उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेके रखते हो। दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? अब कुछ हो गया, घर में चोरी होगी, उसके बाद सीसीटीवी लग रहा है, कंप्यूटर में वायरस आ गया, फिर एंटीवायरस डाल रहे, डाटा लीक होने के बाद, या फिर आपका कोई भी जो कॉम्पिटिटर है उसने कोई एक्शन ले लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो हम कहते हैं कि कंपनी की स्ट्रेटेजी टिपिकली एक ब्लेंड होता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी का। इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एज इट इज आईसीआई के वर्ड्स है, ठीक है। आपके आईसीआई में क्वेश्चन आया था, आई डोंट रिमेम्बर वो एग्जाम का क्वेश्चन था या एमटीपी का क्वेश्चन था, बट इट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दैट स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, एक्सप्लेन। बड़ा सिंपल आंसर। उन्होंने पहले बोला प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या होता है। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजेशंस एनालाइज एनवायरमेंटल सिनेरियोज, क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग, सेट प्रोसीजर्स एंड वर्क इन अ प्रीडिटरमाइंड मैनर। प्रोएक्टिव में हम क्या करते हैं? पहले एनवायरमेंट को एनालाइज करते हैं, सिनेरियोज बनाते हैं, एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। पहले हमने क्या करा? ध्यान से इन वर्ड्स को याद रखना, एनालिसिस करा। किसका? एनवायरमेंट का, एनवायरमेंटल एनालिसिस करा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा? एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क और प्रॉपर प्लानिंग करी। एनालिसिस करके हमने क्या कर ली? एक प्रॉपर प्लानिंग कर ली। प्रॉपर प्लानिंग करके हमने क्या करा? प्रोसीजर सेट करे और एक फिर प्री डिटरमाइंड मैनर में हमने काम करा, दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। पहले एनवायरमेंटल एनालिसिस करा, फ्रेमवर्क बनाया, प्रिंसिपल्स बनाए, देन एक्शंस लिए एक प्री डिटरमाइंड मैनर में, दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। लेकिन आप एनवायरमेंट को कितना ही एनालाइज कर लो, क्या आप 100% एनालिसिस कर सकते हो? क्या कुछ चेंजेस नहीं होंगे? क्या गवर्नमेंट के रेगुलेशंस चेंज नहीं हो सकते? क्या टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो सकती? क्या कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है। नो कंपनी कैन फोरकास्ट इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट एग्जैक्टली नहीं कर सकता आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट। एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लान्ड और अनएंटिसिपेटेड। राइवल फर्म्स, कंज्यूमर बिहेवियर, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। देयर कैन बी सिग्निफिकेंट डेविएशन बिटवीन व्हाट वाज यूटिलाइज्ड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो हमें क्या करना पड़ता है? स्ट्रेटेजीज को मॉडिफाई करना पड़ता है, और उसी मॉडिफाइड स्ट्रेटेजी का नाम है रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। Reactive strategy is triggered by environmental changes and provides ways to cope with negative factors or take advantage of emerging opportunities. Thus, we can state that strategy is partly proactive and partly reactive. बड़ा सिंपल था। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करा कैसे। हम प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं? एनवायरमेंट को एनालाइज करते हैं, सिनेरियो प्लानिंग करते हैं और प्रोसीजर सेट करके फिर अपना काम करना प्री डिटरमाइंड मैनर में स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% क्या नहीं कर सकती? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज नहीं कर सकती। कॉम्पिटिटर बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ट्रिगर होते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस और हम क्या बना देते हैं? रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। ये वर्ड्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ये जो डायग्राम है ये बेसिक आपका है, इसको एक बार आप रीड कर लेना। रीजन भी ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल में नहीं दे रखा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसलिए डाला था, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना दे ऑब्वियसली बना सकते हैं वो, कि डिफरेंस क्या होता है प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी में। तब बताऊंगे प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी भी आपको एंटिसिपेट करनी होती है प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज और चेंजेस बिफोर देकर, उनके होने से पहले, और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी में रिस्पॉन्ड करना होता है इवेंट्स को आफ्टर दे हैपन। प्रोएक्टिव का गोल क्या होता है? इश्यूज को प्रिवेंट करना, अपॉर्चुनिटीज को सीज करना। रिएक्टिव का गोल क्या होता है? जो डैमेज हो गया उसको मिनिमाइज करना। अगर आपका डेटा लीक हो गया तो उसको रोको, ऐसा थोड़ी एक बार लीक हो गया तो होने दो जितना हो रहा है, नहीं, डैमेज को मिनिमाइज करो, इश्यूज को क्विकली रिजॉल्व करो, चेंजेस से अडेप्ट करो। एग्जाम्पल, अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच होने से पहले आपने साइबर सिक्योरिटी कर लिया प्रोएक्टिव और उसके बाद करा तो हमारा क्या हो गया? रिएक्टिव। माइंडसेट क्या होता है? फॉरवर्ड थिंकिंग, आगे का सोचना। प्रोएक्टिव में आगे का सोचते हैं, प्रिवेंटिव नेचर स्ट्रेटेजिक होता है। रिएक्टिव में रिस्पॉन्ड कर रहे, करेक्ट कर रहे, टैकल कर रहे चीजों को, टेक्टिकल नेचर होता है, ठीक है। तो आपको प्रोएक्टिव रिएक्टिव में डेफिनेशंस याद करनी है और ये याद करना है कि स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। इस पे आपकी केस स्टडी कैसे आती है? केस स्टडी आएगी आपकी
आपको बता देंगे, सपोज दो लोगों के बारे में बता दिया कि एक पर्सन है वो पहले से सोच के रखता है, ऐसे ऐसे सब कुछ करता है, एक पर्सन है जब कुछ हो जाता है तब वो एक्शंस लेता है, तो बताओ वो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करे, तो आप बताओगे एक प्रोएक्टिव कर रहा है, एक रिएक्टिव कर रहा है, समझे। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। इसमें आपको ये वाली डेफिनेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन लर्न करनी है, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन। बहुत इजी डेफिनेशन है। स्ट्रेटेजिक विजन डेवलप करो, अल्टीमेटली मेरे को अचीव क्या करना है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करो, स्ट्रेटेजी क्राफ्ट करो, इंप्लीमेंट करो, इवेल्युएट करो स्ट्रेटेजी को, और एक करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करो जहां पे भी एप्रोप्रिएट। सबसे पहले 3 वर्ड्स है प्लानिंग से रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक विजन, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजी क्राफ्ट करो। प्लानिंग कर ली, इंप्लीमेंट करो, इवेल्युएट करो और फिर करेक्ट करो, बस। अगर आपको नहीं भी एग्जैक्टली याद हो रहा तो आप क्या बोलोगे, डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक प्लान, implementing the strategy, evaluating it and taking the corrective action। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। पहले आप अपनी प्लानिंग करते हो, स्ट्रेटेजिक विजन बनाते हो, फिर उसको इंप्लीमेंट करते हो, फिर उसको इवेल्युएट करते हो, और लास्ट में उसको क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, और कंट्रोल करके फिर से आप क्या करते हो, प्लान करते हो। सो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। यहां से फिर आपको थोड़ा सा रीड करना है, ये जस्ट रीड है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना, कि हम कॉम्पिटिटर से बेटर करें और सारे चेंजेस को कॉप अप कर पाए। फिर इसको भी आपको रीड करना है। देखो इसकी इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स ना नीचे वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको आपको जस्ट रीड करना है। इंपॉर्टेंट ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप रीड करना। क्या कह रहे हैं ये, एक पर्सन थे चार्ल्स डार्विन, ही सेड दैट ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर फिटेस्ट सर्वाइव इन द बिजनेस। सिर्फ फिटेस्ट सर्वाइव करती है, और फिटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट द लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर आपने कुछ कंपनी सुनी हो लाइक बजाज स्कूटर्स, वीडियोकॉन, नोकिया, कोडेक, अगर आपने कंपनी सुनी हो, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ब्रांडेड, बहुत फेमस कंपनीज थी, आज मार्केट से ऑलमोस्ट आउट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं करा, चेंज नहीं करा। तो चार्ल्स डार्विन जी कहते हैं कि आप अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करना है तो उसको सबसे बड़ी या सबसे लार्जेस्ट होने की नीड नहीं है, उसको चेंज करना पड़ेगा अपने को अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, ठीक है। दैट चेंजेस एंड अडेप्ट टू द बिजनेस एनवायरमेंट। क्लियर है। फिर आपकी आती है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसको बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है, ठीक है। द मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर, फर्स्ट डिफाइन द गोल्स एंड मिशन। देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा निमोनिक बना रखा है, चाहे आप इसकी हेल्प से याद कर सकते हो, ये फर्स्ट वर्ड से, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्या बोला मैंने निमोनिक में, बोला डोंट वरी, हैव पेशेंस, प्लान स्मार्टली एवरी टाइम। अब डोंट वरी, डी से क्या है आपका, डिफाइन द गोल्स एंड मिशंस। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको गोल्स और मिशन डिसाइड करने में, विच आर इन लाइन विद विजन ऑफ द कंपनी। मेरे साथ साथ बोलो, डिफाइन द गोल एंड विजन ऑफ द कंपनी, डिफाइन द गोल एंड मिशन ऑफ द कंपनी, डिफाइन द गोल एंड मिशन ऑफ द कंपनी विच इज इन लाइन विद विजन ऑफ द कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। ये जो ब्लैक में हेडिंग्स बना रखी है तो आपको एज इट इज लर्न करनी है, और उसके बाद जो रेड वाला पार्ट है इसमें से कीवर्ड्स आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट इज डिफाइन द गोल एंड मिशंस ऑफ द कंपनी विच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। सेकंड, helps the organization to develop certain core competencies and competitive advantage which assist in fighting for survival and growth। क्योंकि बिजनेस तो और भी बहुत सारी कंपनीज कर रही है, लेकिन आप कोर कॉम्पिटेंसीज बना सको, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप कर सको फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। क्या होना चाहिए आपकी कोर कॉम्पिटेंसी, मतलब दुनिया से थोड़ा अलग, कॉम्पिटिटर से अलग, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिससे आप क्या कर सकते हो, सर्वाइवल और ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव। ये तो हमें पता ही है, अगर हम स्ट्रेटेजिकली चलेंगे तो हम प्रोएक्टिवली एक्शन लेंगे, ना कि हम सिर्फ स्पेक्टेटर बने रहेंगे। मतलब दर्शक नहीं बनना हमें कि कोई कॉम्पिटिटर कुछ कर रहा है उसके बाद में उसका एक्शन ले लेना। मेरे को पहले प्रोएक्टिव रहना है, रिएक्टिव कभी कभी बनना है जब एनवायरमेंट चेंज हो गया। प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज। जो भी मेजर डिसीजंस है, क्या प्रोडक्शन करना है, क्या बिजनेस करना है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, सारे मेजर डिसीजंस के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। Prepares the organizations to face the future or face the future. Organizations are able to identify the available opportunities and identify ways and means to reach them.
क्या अवेलेबल आपके पास अपॉर्चुनिटीज है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उनके पहुंचने तक के मीन्स डिफाइन करता है, मतलब आपको फेस करने में हेल्प करता है फ्यूचर को। सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। अगर आप कोई भी गलती कर देते हो तो बहुत कॉस्टली भी हो सकती है। आपने एक मशीनरी खरीद ली 500 करोड़ की, बिना एनालाइज करे कि गवर्नमेंट वो प्रोडक्ट बैन करने वाली थी, अब तो बहुत कॉस्टली मिस्टेक होगी। तो अगर आप पहले से ही सोच के रखो, प्रोएक्टिव रहो, स्ट्रेटेजिकली सोचो, तो आप उन कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल। पिटफॉल मतलब गड्ढे, गड्ढे में गिरने से बचा लेती है आपको। इनहांस द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की लॉन्गेविटी का हेल्प करती है। इसमें पता बड़ी अच्छी सी केस स्टडी है एक, उन्होंने क्या बोले कि कंपनी है जो ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजिकली चलती है और उसके कारण वो 25 ईयर्स से बिजनेस कर रही है। तो कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रही है? भाई 25 साल से कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ लक पे नहीं चल रहे इस डायनेमिक एनवायरमेंट में, हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अपनी नींव बना के चल रहे हैं। फिर इसको आप रीड कर लेना कि क्या हर एक्शन स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए? नहीं, कुछ एक्शंस हमारे किस बेसिस पे होने चाहिए? इक्विटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, की सब उस चीज को अफोर्ड कर पाए, अवेलेबल हो सबके लिए। डिप्राइव्ड सेक्शंस जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको भी वो चीजें मिल पाए, ग्रेटर उनके लिए वर्क प्लेस हो पाए। क्लियर यहाँ तक? देन लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, वेरी 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 इजी। ठीक है जी, 4 पॉइंट्स है इसके। पहला, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। वो कहते हैं आप कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी बना लो, परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है, चेंज तो होएगा ही होएगा। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ब्रांड्स है, पहले तो गवर्नमेंट ने बहुत पुश करा तो लोगों ने जो बनाने स्टार्ट कर दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर क्या हुआ? फायर इश्यूज आने लगे, सेफ्टी इश्यूज आने लगे, तो एकदम से डिमांड कम होगी। तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्या है? डायनेमिक है, टर्बुलेंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, आपको अपना पूरा दिन लगाना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जिससे आपका डेली ऑपरेशंस इंपीड हो सकते हैं, हार्म हो सकते हैं। अब आप लोग भी जब अपना टाइम टेबल बनाते हो तो आपको 1-1.5 घंटा तो टाइम टेबल बनाने में लगता है। सारी बुक्स लेके बैठोगे, सोचोगे इस सब्जेक्ट के इतने दिन, इसका इतना प्लान, तो आपका क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कॉस्टली प्रोसेस है, आपको एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है और इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एनालिसिस करना पड़ता है। डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स, आपको कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स एस्टिमेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू गोज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ कॉम्पिटिटर बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेकन बिहाइंड क्लोज डोर्स। कई बार क्या होता है, हम एनालाइज करना भी चाह रहे होते हैं तब भी हम अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको अपना एक लिमिटेशन मान के चलना पड़ता है और इसको माइंडसेट रखना पड़ता है कि भाई हमें 100% नहीं पता कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, बट ठीक है, इंपॉर्टेंस भी तो बहुत सारी है ना, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, बट स्टिल इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा है, तो हम स्ट्रेटेजिकली मैनेज तो करेंगे, लेकिन लिमिटेशंस को भी माइंड में रखेंगे कि कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्ड एंड एनवायरमेंट इज डायनेमिक एंड टर्बुलेंट। क्लियर है ये पॉइंट्स? इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी तक हमने जितना भी करा है उसमें से प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंस लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हमारे पास बचा स्ट्रेटेजिक इंटेंट का टॉपिक बच गया हमारे पास, देन हमारे पास बच गया स्ट्रेटेजिक लेवल्स का टॉपिक, एंड लास्ट वन इज नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स। देखो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे को चाहिए कि आप एक साथ बहुत ज्यादा कंटेंट माइंड में मत डालो, बहुत आराम आराम से चीजों को पढ़ते जाओ। तो आज हमने जितना करा है ना, लिमिटेशंस तक हमने पूरा कवर करा है। मैंने आपको बता दिया कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट को बहुत अच्छे से लर्न करो, हेडिंग्स को लर्न करो, इन नोट्स को अपने पास डाउनलोड करके रख लो और इनको रेफर करो। ठीक है, बहुत अच्छे से करो। इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स है इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। अच्छे से सुनते जाना, रेगुलरली सुनना। आपको सिर्फ इन वीडियोस को अच्छे से सुनना है, नोट्स को पढ़ना है और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको क्वेश्चन बैंक भी ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पहली बात तो लाइटली नहीं लेना, क्योंकि 50 मार्क्स है इसमें भी। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। और कोई भी डाउट्स हो, टेस्ट सीरीज चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, मेरे को टेलीग्राम पे पिंक कर देना। थैंक यू।